प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। विषय इतिहास, पाठ 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, यही शुरू करेंगे। देखिए, पहले भी बताए हैं और आज भी आपको बता रहे हैं कि अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति बदला, ऐसे परिवर्तन हुआ कि पलासी और बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के साथ हुआ और इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को कुछ क्षेत्रों पर अधिकार हो गया, भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिल गया। और बक्सर के युद्ध के बाद तो अंग्रेज़ अगस्त 1765 में मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान ही नियुक्त कर दिया था। देखिए, दीवान के रूप में कंपनी ने अपने नियंत्रण वाले जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों का वह मुख्य वित्तीय प्रशासक भी बन गई। उस क्षेत्र में प्रशासन के साथ साथ राजस्व संसाधनों को भी व्यवस्थित करना था, अधिक से अधिक उससे राजस्व प्राप्त करना था। क्षेत्रीय प्रसार के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक दायित्व भी कई गुना बढ़ गए, जिससे पर्याप्त धन की ज़रूरत पड़ती थी। एक व्यापारिक कंपनी होने के कारण उसे यह भी सुनिश्चित करना था कि वह अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद सके, जो चाहे बाजार में बेच सके। इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपनी आय में वृद्धि करने के लिए जो भी हुआ अपनी सभी तरीका को अपनाए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। इससे ब्रिटिश शासन के स्वाभाविक परिणाम क्या निकले? देश का आर्थिक शोषण हुआ, कृषि वर्ग की बर्बादी हुई, हस्तशिल्पियों का पतन हुआ। देखिए, भू राजस्व वसूली की प्रणालियाँ, ये भू राजस्व वसूली की प्रणालियाँ कौन कौन सी अंग्रेज़ों ने अपनाई, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश था, आज भी है। इसीलिए सरकार के आय का मुख्य स्रोत भी भू राजस्व ही बना। अंग्रेज़ों ने किसानों से भू राजस्व की वसूली करने के लिए समय समय पर कई प्रकार की प्रणालियाँ चलाई और ये सारी प्रणालियाँ कहीं ना कहीं दमनात्मक नीति से भरी पड़ी थी। सबसे पहले अंग्रेज़ों की एक प्रणाली आई, इजारदारी प्रणाली। यह प्रणाली वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। इस प्रणाली को हम नीलामी के नाम से भी या नीलामी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी व्यवस्था लागू थी कि इसमें अधिकतम बोली लगाने वाले को भूमि दी जाएगी और भूमि दी भी जाती थी। अधिक बोली लगाने वाले जितनी राशि देते थे उससे अधिक बोली लगा देते थे, जिससे भूमि पर उनका अधिकार हो जाता था। भूमि पर स्वयं खेती नहीं करते थे। इस काम के लिए वे काश्तकार को या छोटे किसान को वो खेती करने के लिए दे देते थे। किसानों की दशा दयनीय होती थी, क्योंकि बोली लगाकर जमीन पर अधिकार प्राप्त करने वाले मालिक उससे अधिक धन उगाने का काम करता था। तो ये थी इजारदारी प्रणाली। दूसरी थी अस्थाई बंदोबस्त। ये अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली जो थी, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इजारदारी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो कुछ कठिनाइयाँ हुई थी, कुछ भ्रांतियाँ हुई थी, उसको दूर करने के लिए लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं इंग्लैंड का एक बहुत जमींदार परिवार का एक व्यक्ति था। उसके मन में था, उसका विचार था कि भू राजस्व निर्धारण एक अस्थायी राशि के आधार पर किया जाए, और इसी को सोच करके 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और साथ साथ अन्य क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया।
इस अस्थायी बंदोबस्त के क्या परिणाम निकल करके आए? पहला परिणाम निकला, उसने जमींदारों को मालिकाना हक दिया तथा वे जमीन के अस्थायी मालिक बन गए। दूसरा, उन्होंने ये अधिकार था कि लगान न अदा करने वाला या समय पर लगान न देने वाला जो कृषक है, कृषक को जमीन से बेदखल कर दिया जाए। तीसरा था, जमींदारों को कंपनी को भू राजस्व के रूप में प्रति वर्ष एक निश्चित राशि देनी होगी। यदि जमींदार निश्चित राशि अदा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी जमींदारी का अधिकार छीन लिया जाएगा। चौथा था, कंपनी की भूमि से होने वाली आय निश्चित हो गई और प्रति वर्ष कर निर्धारण की दिक्कत से भी वह बच गया। इस प्रकार से यह अस्थायी बंदोबस्त के परिणाम निकल करके आए। लेकिन इस व्यवस्था के कुछ दुष्परिणाम भी थे जो इस प्रकार से थे। जमींदारों ने भूमि के उपजाऊपन में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया। उसका रवैया था बिना लागत लगाए धनोपार्जन करना, धन कमाना। इसीलिए भूमि पर उत्पादन कम होता चला गया, जमींदार की लगान की मांग बढ़ती गई। दूसरा दुष्परिणाम था कि इस प्रकार की व्यवस्था में यानी बंदोबस्त की व्यवस्था में किसानों को सर्वाधिक कष्ट झेलना पड़ा। जमींदार को समय से लगान अदा करने के लिए उन्हें कभी कभी महाजन से धन ब्याज पर लेना पड़ता था। जमींदार की आमदनी में वृद्धि तो हुई, इससे कंपनी को कोई लाभ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसे मिलने वाले लगान की राशि अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई थी, उतना ही उसको मिलता था। लेकिन यहाँ जो मालिक थे ज़मीन के, वे लोग किसानों से अधिक कर वसूल कर लिया करते थे, मनमाने कर वसूल कर लिया करते थे। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों का एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समूह उत्पन्न कर दिया जो भारत में अंग्रेजी शासन का सर्वाधिक स्वामी भक्त और वफादार वर्ग बन गया, एक समूह बन गया। तो ये रहा अस्थायी बंदोबस्त। अब है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी प्रणाली जो है, कप्तान अलेक्जेंडर रीड ने एक छोटे पैमाने पर, एक कहिए तो इसको प्रयोग के तौर पर इसे लागू किया था, जिन्हें एक कंपनी ने टिप्पू सुल्तान से जीता था। थॉमस मुनरो ने भी इस प्रणाली को विकसित किया। शुरू में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में यह व्यवस्था लागू कर दी गई रैयतवाड़ी की। बाद में यह संपूर्ण दक्षिण पश्चिम भारत में भी लागू की गई। सभी क्षेत्रों में पारंपरिक जमींदार नहीं थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इन लोगों के साथ समझौता किया जो जमीन पर सदियों से सही रूप से, वास्तविक रूप से खेती करते आ रहे थे। इसी व्यवस्था के अंतर्गत यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो काश्तकार थे, जो खेती करने वाले किसान थे, तब तक भूमि का स्वामी बना रह सकता है जब तक वह भू राजस्व अदा करता रहे। ऐसी व्यवस्था लागू की गई। भू राजस्व में परिवर्तन 20 या 30 वर्ष के बाद किया जाएगा, ऐसा व्यवस्था लाया गया। यह व्यवस्था 20 से 30 वर्ष रहेगी, उसके बाद से फिर इसमें कुछ परिवर्तन होगा। भू राजस्व भूमि के उपजाऊपन के आधार पर निर्धारित किया गया था। जितनी भूमि पर उपज होगी उसी के आधार पर भू राजस्व लिया जाएगा, ऐसा निर्धारित था। यह प्रणाली अपने आप में तो बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन अंग्रेज अधिकारी भ्रष्ट और राजस्व वसूल करने में ज़रूरत से ज़्यादा सख्त थे, जिसके कारण भू राजस्व के रूप में आधी से अधिक उपज हड़प लेते थे। खराब मानसून में, अकाल की स्थिति में भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी, जिससे कृषकों को निर्धनता और तकलीफी में वृद्धि होती चली गई। अब है अगला महलवाड़ी व्यवस्था। अब ये महलवाड़ी व्यवस्था आया। इस महलवाड़ी व्यवस्था में कंपनी को प्रशासन संबंधी खर्च के लिए अधिक धन की जरूरत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को
कंपनी के अधिकांश अधिकारी भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन को आवश्यक मानते थे कि नहीं, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। 1822 ईस्वी में भू राजस्व वसूली के लिए अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी तौर पर एक व्यवस्था आरंभ की गई, एक व्यवस्था लागू की गई कि गंगा की घाटी, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, पंजाब एवं मध्य भारत के कुछ प्रांत में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। सबसे पहले इसका प्रारंभ हॉल्ट मैकेजी ने किया। उसका विचार था कि गांव उत्तरी भारत के समाज की एक बहुत ही सामाजिक इकाई है, एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है, जिसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी भी है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत गांवों को मिलाकर महल नामक एक सामुदायिक इकाई बनाई गई। इसको गांवों को मिलाकर के एक महल नामक सामुदायिक इकाई बनाई गई। इस इकाई में केवल भू राजस्व वसूल करने के उद्देश्य से ही प्रारंभ की गई थी। महल नामक इस इकाई का मुखिया ही अपने क्षेत्र, अपने खंड से भू राजस्व एकत्र कर सकता था, उसी को यह उत्तरदायित्व दिया गया था। इसीलिए इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था में राजस्व का निर्धारण अस्थायी नहीं था, समय समय पर इसमें एक महल में हुई उपज के आधार पर परिवर्तन किया जाता था, प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार से यह रहा अंग्रेजों के समय में विभिन्न प्रकार की जो कर की प्रणालियाँ लागू की गई, उसके विषय में चर्चा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।